हेलो एवरीवन, वेलकम टू द भट्ट शो। जैसे कि आपको पता है, हर साल मुंबई शहर में लाखों की तादाद में लोग अपने सपने लिए आ जाते हैं। कुछ अच्छा कर जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते और कुछ लोग कमाल कर जाते हैं। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स से मिलवाने जा रहा हूं जिन्होंने शुरू किया था बीकानेर राजस्थान से, फिर दिल्ली और अब मुंबई। इनकी शुरुआत हुई थी इंडिया के पहले टीवी शो शांति से और आजकल आप उनकी उम्दा परफॉर्मेंसेस बहुत सारे वेब सीरीज में देख सकते हैं, जैसे ट्रायल बाय फायर, सिलेक्शन डे, बंदिश बैंडिट्स, मिर्जापुर वगैरह वगैरह वगैरह। सो प्लीज वेलकम द एक्सट्रीमली टैलेंटेड नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट एंड अ वेरी वार्म पर्सन एट हार्ट, मिस्टर राजेश तेलंग। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बच्चन साहब से मिलने का? मैं उनसे मुलाकात नहीं हुई थी और सीधा शॉट लग गया था, तो चलते शॉट में मैंने मतलब कैरेक्टर से बाहर जाके उनको नमस्ते कर दिया था। मेरे फादर ने मुझे एक प्रोजेक्टर ला के दिया था। उस ज़माने में तो ये वाले प्रोजेक्टर आते नहीं थे, तो रियल फिल्म के जो प्रोजेक्टर होते हैं ना, जो पुराने सिनेमा प्रोजेक्टर्स, एक कमरे में उस प्रोजेक्ट करता था और 25 पैसे 50 पैसे टिकट लगा के शोज़ करता था। ऊधम होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा बेटा है, वो जितनी ऊधम करता है मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी ऊधम कर सकता है। मुझे लगता है आइडियल शहर पता है क्या होगा, कि दिल्ली शहर हो और लोग बॉम्बे के हों। आइडियली मैं यहीं पर बोल देता कि इसी नोट पे एंड करते। हेलो सर, वेलकम। पहले तो सर पर्सनली मैं बता दूं, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस इंटरव्यू के लिए, क्योंकि मैं खुद एक ट्रेन्ड एक्टर हूँ। तो आजकल वैसे ही जो काफ़ी ट्रेनिंग को, अपने एक्टिंग को, अपनी कला को रिस्पेक्ट के साथ लेकर चलते आगे बहुत कम मिलते हैं। तो आपसे बात करने का मौका मिल रहा है, इसी में मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ आज। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इन्वाइटिंग मी। तुम इतने वक्त से मुझे बोल रहे थे और मैं वक्त नहीं निकाल पा रहा था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि तुम इतनी एंथुजियाज्म से लगे रहे। चलो थैंक यू सर। और चूंकि मैं यहाँ और दिल्ली दोनों जगह रहता हूँ तो थोड़ा हो जाता है। तो चलो यही से शुरू करता हूँ कि आप बम्बई क्यों नहीं शिफ्ट हुए सर? नहीं, अभी तो बॉम्बे शिफ्ट होने के पीछे वजह ये है कि कोई थोड़ी पारिवारिक कारण है, फैमिली इश्यूज़ हैं, उस वजह से नहीं हो रहा। और वैसे भी मुझे दिल्ली पसंद है, ऐसा नहीं है कि बॉम्बे पसंद नहीं है, बट हाँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, स्पेशली एनएसडी के जो लोग रहे हैं, कि अब दिल्ली के माहौल में इतना कंफर्टेबल हो जाते हैं कि बॉम्बे है थोड़ा बहुत अलग है उस सेंस से, तो पसंद नहीं करते बहुत लोग कि शिफ्ट हो जाना। और जब उनको काम मिल ही रहा है एनीवे, कॉल पे काम सब कुछ मिल ही रहा है, तो हमारी तरह नहीं कि आकर यहाँ पे भटको अलग अलग जगह। नहीं, मैं बहुत भटका हूँ, यहाँ रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मैं एक ज़माने में बॉम्बे रहा हूँ, तब थोड़ा काम मिला, थोड़ा नहीं मिला, तो मैं दोनों शहरों को बराबर जानता हूँ और दोनों शहरों को बराबर प्यार करता हूँ। तो एक चीज़ चूज़ नहीं कर सकते आप? हाँ, दोनों की अच्छाइयाँ हैं, दोनों की है। मुझे लगता है आइडियल शहर पता है क्या होगा, कि दिल्ली शहर हो और लोग बॉम्बे के हों। हाँ सही बात है, बिल्कुल सही। और मौसम भी मुझे बॉम्बे को मैं प्रेफर करूँगा, चाहे यहाँ पे गर्मी है, क्योंकि मैं सर्दी से डरता हूँ, तो सर्दियाँ मुझे नहीं चाहिए। अच्छा, इस वजह से। हालांकि तुम कश्मीर के हो तो तुम्हारे चलता होगा। तो मैं दिल्ली में ही बॉर्न था, तो बाकी कश्मीर का तो पता नहीं। तो सर दिल्ली से ही शुरू करते हैं। आप दिल्ली आए एनएसडी की वजह से? नहीं, मैं एनएसडी से भी पहले आ गया था दिल्ली। मेरे बड़े भाई थे, कार्टूनिस्ट थे, सुधीर तेलंग, वो दिल्ली रहा करते थे। तो मैं बचपन में गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए दिल्ली आया करता था। तो और बीकानेर में थोड़ा बहुत ऐसे शौकीन था, तो बचपन में नाटक मैंने 12 साल की उम्र में शुरू कर दिया था। ठीक है, बीकानेर में? बीकानेर में। तो यहाँ पे आता था तो पूरे महीने खाली होता था, भैया को परेशान करता था, तो उन्होंने पता किया कि एनएसडी की बच्चों की वर्कशॉप होती है समर वेकेशंस में। तो हर गर्मियों की छुट्टी में आके मैं एनएसडी की वर्कशॉप करता था, या फिर बाल भवन में होती है वर्कशॉप, आईटीओ के पास है। तो इस तरह से हर गर्मियों की छुट्टियों में मैंने दिल्ली आके वर्कशॉप्स की, और उसी दौरान मैंने जाना कि अगर कोई 10 नाटक कर लें और ग्रेजुएट हों तो आप एनएसडी कर सकते हैं। अच्छा। तो मैं वापस बीकानेर जाके नाटक और दिल्ली में भी 4-5 कर लिए इसी बहाने,
और कुछ नाटक तो बीकानेर बीकानेर में कैसा है नाटक का पूरा माहौल? अच्छा है, बहुत अच्छा है। मतलब इमेच्योर थिएटर के तौर पे, एक्सपेरिमेंटल थिएटर के नाम पे अच्छा थिएटर है वहाँ पे। तो एनएसडी का पूरा सर एक्सपीरियंस आपका कैसा था? आपका फिर पहली बार में पहले तो सिलेक्शन, मेरा पहली बार में हो गया लकीली सिलेक्शन। और उसके बाद कैसा रहा पूरा? तीन साल का होता है? 3 साल का कैसा था पूरा एक्सपीरियंस, अगर आप उस दुनिया में हमें? यार वो एक्सपीरियंस क्या बताएं, मैं एनएसडी का एक्सपीरियंस अपने आप में अच्छा ही होता है और इतना कुछ सीखने को मिलता है और इतना सारा काम करवाते हैं। मैं हालांकि मैंने पढ़ाई ठीक ठाक पढ़ाई वाला बच्चा था, मैंने बीएससी की मैथमेटिक्स में, उसके बाद भी पढ़ाई से थोड़ा भागते हैं ना आप, लेकिन एनएसडी में आके तो और पढ़ाई हो गई। मैंने सोचा यार ये एक्टिंग शुरू की थी पढ़ाई से बचने के लिए, यहाँ तो ज़्यादा है। एनएसडी फर्स्ट ईयर में हमारे 18 पेपर्स थे, अच्छा, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। हाँ। तो एनएसडी में ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ी। सब्जेक्ट कैसे होते हैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए? बहुत सारे सब्जेक्ट, देखिए हमारा फर्स्ट ईयर होता है ना, वो होता है कॉमन, उसमें एक्टिंग, डायरेक्शन, सब चीज़ें आपको सिखाई जाती हैं। सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर है स्पेशलाइजेशन के लिए। तो आप सेकेंड ईयर में स्पेशलाइजेशन लेते हैं, चाहे आप एक्टिंग लें, चाहे डायरेक्शन लें या डिजाइनिंग लें। तो वो था। तो फर्स्ट ईयर में तो सभी कुछ पढ़ना पड़ता है, मतलब कारपेंट्री से लेके, लाइट डिज़ाइन से लेके, मेकअप से लेके, थिएटर आर्किटेक्चर से लेके, सीनिक डिज़ाइन से लेके, मॉडर्न इंडियन ड्रामा, क्लासिकल इंडियन ड्रामा, वर्ल्ड ड्रामा, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। और एक्टिंग के जो हैं डिक्शन, योगा और मार्शल आर्ट्स और बहुत सारे, मतलब 18 सब्जेक्ट। फिर आप तो अपने कम ही बता सेकंड रहा हूँ थर्ड ईयर में, हाँ। जिनके पेपर्स होते हैं, हाँ। और बाद में मैंने पढ़ाया भी, इसलिए मुझे पता है। तो फिर एनएसडी के बाद आप, जब आपका एनएसडी ख़त्म हो गया तो उसके बाद आपको डायरेक्टली टीवी शो में आपने काम किया था? मुझे लकीली डायरेक्टली काम मिल गया, और ये भी बहुत बड़ी बात है। काम मिलने के बाद बॉम्बे आया मैं। अच्छा, शांति। पहला डेली सोप था इंडिया। तो कैसा लगा सर, मतलब अभी एनएसडी से बाहर आए हैं, मतलब सबका स्ट्रगल चल रहा है, इमीडिएटली काम मिलना भी बहुत बड़ी बात होती है। पता नहीं, मेरा हमेशा से ऐसा एटीट्यूड रहा कि मुझे नहीं मालूम कि मुझे क्या चाहिए, तो जो मिलता है उसकी बहुत ज़्यादा मेरे को एक्साइटमेंट नहीं होता है। अच्छा। और मुझे लगता है अभी करना है कुछ, बहुत कुछ करना है, ये तो चलो शुरू, ये इतना ही तो है, और कुछ करना है, और कुछ करना है, ऐसे करके था। तो वो वाला नहीं है जो, मतलब क्या कहते हैं ना, ये कल्टिवेटेड नहीं है शायद, शुरुआत से ही था कि जो कहते हैं ना, एम फॉर न्यूट्रलिटी, कि ना खुशी में बहुत खुश हो जाओ, ना गम में बहुत दुखी हो जाओ, है ना। तो वैसा था। अच्छा। तो मुझे लगा हाँ चलो एक डेली सोप मिल गया है, अब कुछ और काम करेंगे। तो ये कितना समय तक चला? 3 साल चला। अच्छा। और उसी दौरान शायद मेरा एक क्या कहें, वो गलत रहा कि सही रहा निर्णय, कि मुझे लगा सीरियल तो मैं कर रहा हूँ, अब फिल्म्स में काम करूँगा। और सीरियल्स उस ज़माने में जब मुझे मिल रहे थे, क्योंकि एक डेली सोप में लंबा काम कर रहा था, तो टेलीविज़न का काम मना करता रहा और फिल्म्स में ढंग का मिला नहीं। तो कुछ की 5-7 फिल्में मैंने, लेकिन उनमें कोई बहुत वर्थवाइल काम मिला नहीं। क्या ये वही टाइम है जो आपने देव भी करी थी? देव थोड़ा लेटर ऑन है, बट हाँ मतलब उसी चंक की है जब मेरे को टेलीविज़न। लेकिन देव तक आते आते मेरी इच्छा ये हो चुकी थी कि यार फिल्मों में काम नहीं मिल रहा, सीरियल्स में मिल जाए। लेकिन तब सीरियल्स में नहीं मिला मुझे, क्योंकि उस जिसको मैं पोस्ट बालाजी पीरियड बोलता हूँ, कि बालाजी वाला दौर आ चुका था। हाँ। और उसमें हमारे जैसे चेहरों की ज़रूरत नहीं थी। तो टेलीविज़न में भी काम नहीं मिला। अच्छा। तब मैं दिल्ली लौट गया। मैंने सोचा कि खुद को री इन्वेंट किया जाए, और तो वो कैसे दिल्ली किया जाके मतलब अपने आप को दोबारा से खोजना, और तो थिएटर शुरू किया दोबारा से, और धीरे धीरे पढ़ाना शुरू किया एनएसटी में। 10 साल एनएसडी में पढ़ाया, बाकी इंस्टीट्यूट्स में, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाया। मैंने कहीं सुना था कि आपने, आई थिंक दिल्ली में ही, कि आप छोटे बच्चों को पिक्चरें दिखाया करते थे। वो तो मैं बीकानेर की बात। अच्छा, वो बीकानेर में होता था? वो बिल्कुल बचपन की बात है, जब 10 साल का रहा हूँगा। मेरे फादर ने मुझे एक प्रोजेक्टर ला के दिया था। उस ज़माने में तो ये वाले प्रोजेक्टर आते नहीं थे। तो रियल फिल्म के जो प्रोजेक्टर होते हैं ना, जो पुराने सिनेमा प्रोजेक्टर्स, वो हैंड, लेकिन वो बच्चों के आते थे, जो टॉय की तरह नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ मतलब प्रॉपर्ली चलते थे। तो वो हैंड ऑपरेटेड होते थे, मोटर नहीं होती थी, कि आप रील लोड करो उसमें, जो पुरानी फिल्में आती थी, और उसको हाथ से चलाओ, तो साउंड नहीं होती थी उसमें। अच्छा। और वो प्रोजेक्ट कर सकते थे आप, लाइट और सारा, जो पुराना प्रोजेक्टर का सिद्धांत है।
पर ये शौक क्यों, मतलब वो बचपन में मेरे को था, मेरे फादर को भी फिल्मों का बहुत शौक था और घर में हमारे प्रिंटिंग प्रेस थी, तो ये तोड़ फोड़ और सारे औजार सब कुछ थे और साइंटिफिक बेंट ऑफ माइंड था मेरा हमेशा से, फादर का भी। तो वो ले आए, तो मैंने एक कमरे में उस प्रोजेक्ट करता था और 25 पैसे 50 पैसे टिकट लगा के शोज करता था उससे और फिल्मों का शौक बढ़ा, छोटा सा बिजनेस शुरू हो गया। हाँ, बचपन से ही मैं रहा उद्यमी, एंटरप्रेन्योर। हाँ, अब इसी वर्ड पे आना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं बहुत जगह सुना है आपको यूज़ करते हुए, तो उद्यम होना इतना ज़रूरी क्यों है? उद्यम होना बहुत ज़रूरी है कि मेरा बेटा है, वो जितनी उद्यम करता है मुझे लगता है कि अच्छी बात है, क्योंकि इंटेलिजेंट आदमी उद्यम कर सकता है। सही बात है। जो चुपचाप बैठा रहे वो क्या करेगा मेरे को ये लगता है थोड़ा क्या उद्यमी होना, उद्यमी बना ही शब्द उद्यमी से है ना, उसका ही अपभ्रंश है संस्कृत के शब्द का। तो कुछ ट्राई करे, कुछ नई नई चीज़ें खोजने की कोशिश करता है ना उद्यम, और क्या करता है। डिस्ट्रक्टिव नहीं होनी चाहिए उद्यम, बट नया नया कुछ खोजना, प्रोडक्टिव होना चाहिए, बस कुछ ना कुछ करते रहे। हाँ, कोशिश, मतलब कि हमेशा कुछ, मुझे हमेशा ये लगता है ना कि दो ही चीज़ें हम करते हैं ज़िंदगी में, करनी चाहिए। एक तो नई चीज़ सीखना, हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखते रहना, और एक नया कुछ बनाते रहना, चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, चाहे वो एक बर्ड हाउस हो, एनीथिंग यू कैन क्रिएट अ पॉडकास्ट, है ना। और कुछ सीख भी रहे हो, ये बनाते बनाते तुम्हारा कुछ एक्सपीरियंस भी हो रहा है, जो तुम्हें एक्टिंग में भी काम आएगा, ज़िंदगी में भी काम आएगा, बहुत सारी चीज़ों में काम आएगा। तो वो है, तो दो ही चीज़ें हैं, तो वो उद्यमी आदमी कर सकता है। रिस्क टेकिंग होती है ना एबिलिटी। हाँ। तो सर, वो देव की बात करी थी मैंने, क्या मतलब अमिताभ बच्चन जी, करीना कपूर, फरदीन खान, वो ऐसा क्या पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जब थोड़ा सा स्टार कास्ट के टर्म्स में कि ऐसा एक बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया? नहीं, मतलब मैंने कोई और फिल्में की थी, उनमें भी था थे लोग, मतलब मैंने गोविंद निहलानी के साथ 3 फिल्में की थी, तक्षक की थी, अजय देवगन थे जिसमें, उससे पहले मैंने 1084 की माँ की थी, जया बच्चन की उनकी, वो बहुत सालों बाद उन्होंने एक्टिंग की थी। तो मेरी पहली फिल्म की थी जब मैं 26 साल का था, और मैंने उसमें एक 65 साल के बूढ़े का कैरेक्टर किया था। आई प्लेड सीमा विश्वास हस्बैंड। 1084 की माँ। देव में मेरे लिए एक्साइटमेंट ये था कि मैं बच्चन साहब का हमेशा से फ़ैन रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त, मतलब कौन नहीं रहा है, बट मैं तो कुछ ज़्यादा ही था। तो कुछ किस्सा, और थोड़ा लंबा हो जाता है ना आदमी, तो वो और गलतफहमी बढ़ जाती है, तो वो वाली थे, तो मैं काफ़ी करता था। कैसा सर फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस बच्चन साहब से मिलने का? बहुत अच्छा था, मतलब मैंने एक किस्सा कई बार सुना है ना कि वो चलते शॉट में उनसे मुलाकात नहीं हुई थी और सीधा शॉट लग गया था, तो चलते शॉट में मैंने मतलब कैरेक्टर से बाहर जाके उनको नमस्ते कर दिया था। अच्छा सर रोल हो रहा था तो? रोल हो रहा था कैमरा, वो शॉट टेक ओके नहीं हुआ लकीली। तो यही किस्से याद रहते हैं हमें आगे जाके? हाँ, तो उनके साथ करीब 17-18 दिन शूट किया था। तो एग्जैक्टली वो कौन सा ऐसा कोई प्रोजेक्ट था जो स्टार्टिंग में आपको लगा कि नहीं अब थोड़ा सा ना चीज़ें बड़ी हो रही है, मतलब कोई एक ऐसा प्रोजेक्ट होगा, कोई ऐसी फिल्म जो आपने बहुत सारी करी कि अब चीज़ें बदल रही है थोड़ा आपके लिए? देखिए, शुरुआत में सबसे पहले जैसे शांति जब सीरियल किया था मैंने, तो वो एक बदलाव का था, क्योंकि मैं कोई काम नहीं किया था और सीधा आके काम कर रहा था, तो और लोग पहचानते भी थे। और उस ज़माने में तो फोटोग्राफी, कैमरा वैमरा तो, मोबाइल तो होते नहीं थे, तो ऑटोग्राफी लेते थे लोग या पहचानते थे, तो क्योंकि टेलीविज़न में जल्दी पहचान बन जाती है ना आपकी। करेक्ट। आप 10 फिल्में करो तो भी ज़रूरी नहीं पहचान बने, और एक डेली सोप कर लो तो बन जाए। लेकिन वो पहचान पता कैसी होती है ना, कि टेलीविज़न एक अखबार की तरह होता है कि दूसरे दिन रद्दी है, वो लोग चाट पकौड़ी खाते हैं उस पर, बंद हो गया तो ख़त्म, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड है वो। लेकिन फिल्म में नॉवल की तरह है, जो लोग सजा के रखते हैं, आज तक याद करेंगे आपकी पुरानी फिल्म 20 साल पहले भी की है, और उसमें वो था। लेकिन टेलीविज़न के लिए अक्सर ऐसा कोई नहीं करता, बहुत ही रेयरली कुछ होंगे। तो वो उस दौरान शांति में भी मुझे थोड़ा सा लगा था, और उसके बाद कभी ऐसा लगा नहीं। जो जाके मुझे 2013 में मैंने एक फिल्म की, सिद्धार्थ, जिसमें रिची में था, जिसमें लीड रोल किया और डायलॉग्स भी लिखे।
उससे मुझे लगा कि हाँ, या बोल लोगों तक आपके जो तुम्हारा सवाल था ना कि ऐसा लगा कि इससे कुछ पहचान बन रही है, कुछ आगे जा रही हैं चीज़ें, तो उससे लगा। तो वो बाहर का प्रोजेक्ट था? मतलब वो कैनेडियन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर तो कैनेडियन थे, बट इंडियन फिल्म थी वो। तो उस फिल्म में क्योंकि एक तो लीड रोल किया मैंने, और उससे पहले मैंने काम छोड़ दिया था। मुझे काम मिलता तो भी मना कर देता था मैं कि नहीं करना, मैं 2 सीन 4 सीन 2 सीन क्या हो जाएगा, तो करता नहीं था। तो जब रिची मेरे पास आए कि यार ये रोल है, ऐसी फिल्म है, मैं चाहता हूँ लिखो भी और एक्ट भी करो, तब मुझे लगा कि हाँ ये मौका है जिसमें करना चाहिए। तो वो फिल्म काफ़ी फेस्टिवल्स में गई, मेजर फेस्टिवल्स में गई। मैं खुद भी गया, वेनिस, टोरंटो, चाइना, बहुत सारे फेस्टिवल्स में गई फिल्म, 50 से ज़्यादा फेस्टिवल्स में गई। अच्छा। फिल्मों में मुझे वो बेस्ट एक्टर मिला, नॉमिनेशन मिला, बड़े बड़े 2 बेस्ट एक्टर भी मिले। तो उससे आम जनता तक तो नहीं पहुंच पाया फिल्म के थ्रू, बट मेकर्स तक पहुंच गया। हाँ। पीपल हु मैटर, ये अलग टाइप का एक रिकॉग्निशन मिला। हाँ, लेकिन उससे और काम मिलना ज़रूरी हो गया ना, क्योंकि जो काम देने वाले लोग हैं उन्होंने देखी वो फिल्म। ओके। बट इसमें मतलब लिखने का शौक आपको पहले से ही था या फिर? लिखने का बचपन से ही था मुझे। अच्छा। एक तो ये कि नाटक की वजह से आप लिखना शुरू कर ही देते हैं, और एक फैमिली थोड़ा सा हमारा प्रिंटिंग प्रेस और म्यूज़िक और आर्ट से जुड़ी हुई सारी फैमिली रही, उस वजह से थोड़ा था। फिर मैं ऑल इंडिया रेडियो में कैजुअल अनाउंसिंग भी करता था पॉकेट मनी के लिए, तो उसमें भी कुछ लिखना होता है, तो ऑल इंडिया रेडियो के लिए भी कुछ कुछ लिखता रहता था। रेडियो प्लेज 1-2 लिखे थे, और प्यार में पड़ते ही कविताएं भी लिखने लगते हैं, वो भी की थी। और ऐसे करके, और एक जो चीज़ थी मुझे लगता है वो आजकल वो खो सी गई है, बट फिर भी लोग डायरी बनाते ही हैं। मतलब वीडियो डायरी हो गई है, ऑडियो हो गई है, लेकिन उस ज़माने में डायरी लिखने का शौक़ था। अब भी लिखते होंगे कुछ लोग, बट कम देखता हूँ अब। तो मैंने डायरी लिखता था मैं 15 साल से 25 साल की उम्र तक। मैंने जो साल आपको इंसान बनाते हैं ना, उन सालों में लगातार 10 साल मैंने डायरी लिखी। तो उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन है एक तरह से मेरे पास ज़िंदगी का, कि 15 से 25 मैंने क्या किया, किस दिन अभी भी बता सकता हूँ आपको मैं। लेकिन उससे बहरहाल फ़ायदा ये हुआ कि मैं जो सोचता था, जो महसूस करता था, जो ख्याल, एहसास, सारे लिखने का, एक्सप्रेस करने का तरीका आ गया, विच हेल्प मी इन एक्टिंग ऑल्सो एंड राइटिंग ऑल्सो। और अपने आप को शायद समझते भी ज़्यादा, समझने का थोड़ा सा बढ़ गया। मतलब समझना तो अभी तक भी नहीं समझ पाए, समझते रहेंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा खुलासा हुआ। आपने डायरेक्शन भी करी है? हाँ, डायरेक्शन भी करता रहा मैं तो, क्योंकि टेलीविज़न उसके लिए करता रहा, थिएटर के लिए डायरेक्शन भी करते रहे। थिएटर में तो सभी करना पड़ता है, झाड़ू भी लगाई है। हाँ। और क्या नहीं किया है। और वो करते करते मेरे ब्रदर डॉक्यूमेंट्रीज बनाते थे, एनिमेशन फिल्म्स बनाते थे, तो उनके साथ डायरेक्शन का थोड़ा टेक्निकल। तो आपको भी मन नहीं किया कि पूरा प्रोजेक्ट, एक जैसे जिन प्रोजेक्ट्स में आप काम कर रहे हो, कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट डायरेक्ट करो खुद से? नहीं, मेरे को ये नहीं लगता कि उसमें टाइम बहुत जाता है, और एक्टर के तौर पे वो टाइम कीमती है। तो मैंने किया बीच में, जब मैं बीच में दिल्ली में मैंने बहुत सारी, एक बहुत बड़ा हिट सीरियल था वो मैं डायरेक्ट करता था, इंडियाज़ मोस्ट वांटेड, एक ज़माने का। अच्छा। उसके करीब 80-85 एपिसोड डायरेक्ट किए हुए हैं। अच्छा। हाँ। और अभी भी शॉर्ट फिल्म्स बनाता रहता हूँ। कास्टिंग प्रोसेस के आने से जो इतना प्रोफेशनल हो रहा है इन्वायरमेंट, उससे जो एक एक्टर की चॉइसेस होती है इन टर्म्स ऑफ, जैसे आपने बताया कि आपने एक 50 से 60 वर्ष के इंसान का रोल प्ले किया, 60 से भी ऊपर का, 60 से भी ऊपर का रोल प्ले किया, और तब तो आप 26 साल का था। एग्जैक्टली। अब मेरे लिए आज ये करना तो आई डोंट थिंक अभी मेरे तक वो रोल पहुंचेगा भी नहीं, या ट्राई करने के लिए भी नहीं पहुंचेगा, बिकॉज ऑफ इतने बीच में वो आ गए हैं। तो इस सब पे आपका क्या कहना है? देखिए, अभी मुझे पर्सनली यूँ लगता है कि काम मिलना थोड़ा आसान हुआ है। अच्छा काम करना हमेशा ही कठिन रहा है और कठिन रहेगा ना, लेकिन सरवाइव करना आसान हुआ है पहले से। उसकी वजह ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ज़्यादा वेन्यूज़ खुले हैं, ये भी है। उसके अलावा कास्टिंग का जो प्रोफेशनल होना, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप समझ रहे हैं, क्योंकि जब हम लोग आए थे यहाँ पे, तब क्या है कि सीधा डायरेक्टर तक पहुँचना होता था या प्रोड्यूसर तक।
और वो पहुंचना आसान नहीं होता था कभी भी। आप समझ, एक तो काम ही लिमिटेड था, मुश्किल से 10-15 सीरियल्स बन रहे हैं या फिल्म है और कुछ भी नहीं है, तो काम मिलना ही कठिन था और लोगों से मिलना भी कठिन था। और तो कैसे मिलेंगे, क्या करेंगे, और फोटोग्राफ्स हार्ड कॉपीज़ लेके घूमना पड़ता था, जो वो कहीं पे भी कचरे में डाल देते होंगे या कहाँ जाती होंगी, कौन उसको संभाल के रखता होगा। अभी तो रेफरेंस संभालना आसान है, कहीं किसी सोशल मीडिया में भी देख लिया, लिंक भी हो गए, 50 तरह के तरीके हो गए ना। तब तो फिजिकली ही जाके देना होता था, और एक स्ट्रगलर के लिए वो भी एक बहुत बड़ा खर्चा होता था। प्रिंट आउट्स निकालना, जहाँ खाने के पैसे नहीं हैं वहाँ प्रिंट आउट्स निकाल रहे हो आप, दिन में अगर आप 20 फ़ोटो भी बांट रहे हो, मतलब किसी को देने जाता था और अचानक वो, हाँ ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, ये भी अच्छी है, 15 फ़ोटो रख लेता था, मुझे बड़ा दुख होता था यार 5 में काम चल जाएगा, 15 फ़ोटो क्यों रख रहा है नहीं पैसे मेरे पास। सही बात। अभी फिर प्रिंट आउट निकालने जाऊँगा, एक फ़ोटो 7 रुपये की निकल रही है, फिर अंधेरी वेस्ट जाऊँगा, वहाँ जाके खड़ा होगा, टाइम भी वेस्ट करूँगा, आना जाना भी लगाएगा, और फिर कितने प्रिंट आउट निकाल के रखूँ। तो वो बहुत तरह से थोड़ा सा अजीब सा था। तो क्या है, असिस्टेंट्स को पकड़ो, जो असिस्टेंट डायरेक्टर होते थे उनके थ्रू पहुंचने की कोशिश करते थे डायरेक्टर तक। लेकिन अभी जो कास्टिंग डायरेक्टर्स आए हैं उससे बहुत अच्छा हुआ है, चाहे लोगों को जो भी शिकायतें हों उनसे। अक्सर कई लोग एक्टर बोलते रहते हैं ना कि मुझे नहीं लिया, लेकिन उनकी मजबूरी है, कैसे कितने लोगों को, हर किसी को कैसे दिया जा सकता है चांस। और मैं एक जीता जागता उदाहरण हूँ, मैं सभी कास्टिंग डायरेक्टर्स को थैंक यू बोलता हूँ। मैं दिल्ली रहते हुए मुझे खोज के उन्होंने काम देना शुरू किया है, मैं तो बॉम्बे भी नहीं आया, है ना। तो ये पहले नहीं हो सकता था। तो इतने सारे हैं, और आज की डेट में देखो आपको पहुंचने के लिए और भी तरीके हैं कि आप खुद कोई छोटी शॉट कुछ बना सकते हो अपने मोबाइल कैमरे से भी। तब तो कैमरा भी नहीं होता था ना, वो भी बहुत बड़ी चीज़ थी, चाहे वीडियो कैमरा लाना भी बहुत बड़ी चीज़ थी। शादी ब्याह में दिख जाता था कभी कैमरा, है ना, उसमें ही एक्टिंग कर लेते थे। अभी तो चलते फिरते आप सोशल मीडिया के थ्रू भी पहुंच सकते हो लोगों तक एटलीस्ट। तो बहुत आसान हुआ है काम पहले से। बट क्या वो लगता है ओटीटी में जो प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं वो जिस स्कूल ऑफ एक्टिंग से आप आते हैं वहाँ से जो आपने सीखा है वहाँ से बहुत सिमिलैरिटीज़ हैं उन चीज़ों की इन टर्म्स ऑफ? नहीं, इन जनरल देखिए ये फ़र्क आया है, क्योंकि मुझे ये याद है कि जब मैं पहले एक्टिंग करता था, जब जो आप कह रहे हो सो कॉल्ड बॉलीवुड एक्टिंग या उस तरह की एक्टिंग चलती थी, सब लोग मुझे बोलते थे कि यार तू कुछ करता ही नहीं है, कुछ और किया कर, कुछ एनर्जी लाया कर। अब मुझे लोग कहते हैं कि यार तुम कैसे कुछ भी नहीं करते हो सोचने का नज़रिया एकदम बदल गया। हाँ। तो शायद इसी वजह से पहले कम काम मिल रहा था मुझे, कि मैं अलग तरह की सोच रखता था जो उस समय फिट नहीं हो रही थी। अभी शायद मेरी सोच सब लोगों से फिट हो रही है। राइट। लेकिन वो बदलाव राइटिंग में बदलाव आने से हुआ है। अगर आप डायलॉग्स ही लिखोगे वैसे, मैं तेरा खून पी जाऊंगा, तो एक्टिंग वही करनी पड़ेगी ना। तो या सिचुएशंस ही वैसी बनाओगे, मुझे बचा लो और ना मार दो, तो उस तरह की एक्टिंग करनी पड़ेगी, ओवर द टॉप ही हो, अगर ड्रामा ही वैसा बना रखा है। लेकिन अभी राइटिंग में बदलाव आया है, उस वजह से हुआ है, और उसका बहुत सारा क्या कहना क्रेडिट जाता है यूथ को, जो लोग नई सोच लेके आए, है ना। ज़्यादातर लोग जो अभी काम कर रहे हैं सब यंग लोग हैं आप लोगों की तरह, और वो नई सोच लेके आए, बहुत अच्छा हुआ। और ऑडियंस के पास भी ये हो गया कि वो पूरी दुनिया की फिल्में एक साथ देख सकती हैं। तो अब कंपेयर आपको वहाँ से कर रहे हैं लोग। पहले आप बेवकूफ़ बना सकते थे किसी भी डिपार्टमेंट में, लेकिन अभी वो बेस्ट ऑफ द वर्ल्ड देख सकते हैं, तो आपको compete करना ही पड़ेगा उनसे। इस वजह से भी अच्छा हुआ। और हमें यही सिखाया जाता है कि राइटिंग ही किंग होता है एज एन एक्टर ऑल्सो। जब आप बिल्कुल, राइटिंग से बड़ा कुछ भी नहीं है, राइटिंग का होना बहुत ज़रूरी है। मतलब अच्छी राइटिंग बिना मुश्किल है। अच्छी राइटिंग के साथ बुरी फिल्म बनाई जा सकती है, लेकिन बुरी राइटिंग के साथ कभी भी अच्छी फिल्म नहीं बनाई जा सकती, कहते हैं ना। सही बात है। और अब आपने इतने एक्टर्स के साथ काम कर लिया है,
आपको वैसे फ़र्क महसूस होता है जब आप एक ट्रेंड एक्टर के साथ काम कर रहे होते हो वर्सेस एक अनट्रेंड एक्टर? मैं इस तरह से दिखता नहीं हूँ। अच्छा। मेरे हिसाब से हर कोई एक जो एक्टर है काम कर रहा है सब ट्रेंड एक्टर। मतलब किसी ने ऑन द जॉब सीखा है, किसी ने एक्सपीरियंस से सीखा है, किसी ने अलग अलग लोगों के साथ जाके सीखा है, किसी ने एक इंस्टीट्यूट में जाके सीखा है। फ़र्क इतना है, सीखा हर किसी ने है। तो एवरीबडी इज़ ए ट्रेंड आर्टिस्ट। बट फॉर्मल ट्रेनिंग होना मतलब आपके हिसाब से फॉर्मल ट्रेनिंग होने का फ़ायदा ये है कि जो बाहर में शायद 10 साल धक्के खा के सीखता, वो NSD में मुझे कंडेंस्ड सीखने को मिल गया। इससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। मैं अगर बाहर थिएटर कर रहा होता तो इतने बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ, इतनी फैसिलिटीज़ के साथ, इतना सिस्टमेटिक तरीके से सीखने में मुझे 7-8 साल 10 साल लग जाते धक्के खा खा के, जो NSD में 3 साल में सीख गया। बाकी जिसको सीखना वो सीख ही जाएगा। मतलब सीख ही जाएगा नहीं, वो जिसको सीखना हो वो सीखता रहेगा। और जैसे आपने कहा कि सीखना चलता रहता है जिंदगी भर। वो तो है ही, ऑब्वियसली वो तो कोई सामान्य सी बात है, तो हर कोई जानता है, लेकिन मानता अंदर से कितना है पता नहीं। तो सर आपके हिसाब से आपने जितना भी काम किया आज तक, आपका ऐसा बेस्ट काम आपके हिसाब से कि एज एन एक्टर आपको क्रिएटिवली बहुत सेटिस्फैक्शन मिली कि ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, चाहे उसमें इम्प्रूवमेंट का स्कोप होता है, मैं वो सारी बता, हाँ ऑब्वियसली, बट लाइक आपको बड़ा संतोष होता है ना, सबको एक परफॉर्मेंस करके बड़ा अच्छा लगता है। देखिए अब ऐसे तो सच में अभी तक तो अच्छा काम ऐसा लगता है आना बाकी है ना, लेकिन अब तक जो किए हैं उनमें काम सब मेहनत सब में ही करते हैं आप, होता है, लेकिन मुझे लगता है एक काम जो मुझे थोड़ा सा भी सुकून देता है वो है सिलेक्शन डे, नेटफ्लिक्स पे जो सीरीज़ आई थी क्रिकेट पे, वो और सिद्धार्थ। अच्छा, ये 2 काम है। ऐसा क्यों? सिद्धार्थ के बारे में आपने बताया, बट सिलेक्शन डे के किरदार के हाँ, तो सिलेक्शन डे का जो किरदार मैं बता रहा था ना कि वो एक मेरे से बहुत अलग कैरेक्टर था, है ना। जैसा बाप मैं नहीं हूँ ना, मेरे पिताजी मेरे साथ वैसे थे, तो वो मेरे से काफ़ी अलग था। हालांकि सभी चरित्र अलग होते हैं, और तो उसमें मुझे काफ़ी मज़ा आया, क्योंकि कभी कभार ही ऐसा हो पाता है जब आपको उस कैरेक्टर का नशा हो जाए और आप जब करें तो एक धुन सवार हो, तो वो उसमें लगता था कि मुझे होता था वैसा, जिसमें आपको एक खो जाओ। आप खो जाओ से मतलब ये नहीं है, स्किल क्राफ्ट का फिर भी ख्याल रहता है, आप लाइट पे आ रहे हो कि नहीं आ रहे हो याद रहता है, डायलॉग भी याद रहते हैं, दूसरे का क्यों ख़त्म हुआ कि याद रहता है, फिर भी एक सुरूर होता है उसका, वैसा कभी कभार हो पाता है। तो आप बहुत अच्छे मेटाफर्स देते हैं। आपने अपनी किताब भी लिखी है चांद पे चाय, उसके बारे में कुछ बताना चाहते हैं? चांद पे चाय, मैं वही जैसा पहले जिक्र कर रहा था कि जब पहला इश्क हुआ तो एक कविता लिखती और डायरी में लिखता रहा, धीरे धीरे फिर और दूसरा इश्क हुआ, तीसरा इश्क हुआ, चौथा इश्क हुआ, और ऐसे करके इश्क होते रहे, जो भी गिनती की बात ना करें यहाँ पे, तो कविताएं पैदा होती रहीं, है ना। और तो वो मैं ऐसे लिख के रखता रहा। कभी मैंने छपने के लिए नहीं दी, क्योंकि मैंने हमेशा सोचा कि छपने के लिए नहीं लिख रहा हूँ, सिर्फ एक्सप्रेस कर रहा हूँ अपने आप को। और क्या कहते हैं, और या फिर मैं जिसके लिए लिखता था उनको दे देता था कविताएं कि तुम्हारे लिए लिखिए, रख लो। तो बहुत सी कविताएं तो मेरे पास हैं भी नहीं। अच्छा। क्योंकि कविताएं भी चली गई, वो भी चली गई, तो वो, लेकिन जो बहरहाल बहुत सारी जमा थी, तो कभी कभी यारों दोस्तों को सुना देते थे, तो वो कहते यार थोड़ा सोशल मीडिया में तो डाल दो, अच्छा रहेगा। तो मैंने एक यूट्यूब चैनल बनाया था, जो मेरा अभी काफ़ी वक्त से काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो थिएटर टॉकीज़ करके एक यूट्यूब में है हमारा, थोड़े से सब्सक्राइबर है हमारे पास, कुछ 16-17 हज़ार, ज़्यादा नहीं है, बढ़ाएं प्लीज़। और तो उसमें शॉर्ट फिल्म्स बना के डालता रहे। तो चांद पे चाय करके मैंने एक प्रोग्राम बनाना शुरू किया दिल्ली में ही, अपने घर की छत में, अंधेरे उस पे बैकग्राउंड पे, क्योंकि पैसे नहीं थे तो क्या करें, छत में पूरा आसमान तो काला मिल जाएगा ना, अच्छा।
तो ऐसे करके, और चांद पे चाहे जाता भी है, तो वो अपनी कविताएं सुनाने, कुछ मैंने एपिसोड बनाए, कुछ नए नए पोइट्स को बुला के बनाए। तो चांद पे चाहे करके ऐसे थोड़ा सा लोगों तक पहुंचा। फिर मैं एज एन एक्टर, मुझे साहित्य आज तक में बुलाया था, तो सौरभ द्विवेदी ललन टॉप जो करते हैं, वो इंटरव्यू कर रहे थे मेरा, बातचीत कर रहे थे। तो उनको मालूम था मैं कविताएं लिखता हूँ, तो उन्होंने कविताएं सुनाने के लिए कहा, तो मैंने वहाँ पे सुना दी। तो जो वाणी प्रकाशन के वहाँ पे थे अदिति जो संभालती हैं, तो उन्होंने कहा अच्छी कविताएं छापते हैं। इस तरह से मेरा कविताएं छप गई, अदरवाइज़ मैं कभी छपने के लिए नहीं था। और अच्छा रहा कि मैं वो अच्छा रिस्पॉन्स रहा, मतलब 1 साल में 2nd एडिशन आया उसका। और गुलजार साहब का, जैसे बच्चन साहब का उधर दीवाना था, इधर गुलजार साहब का, तो उनके लिए 6 महीने वेट किया, फिर उन्होंने फॉरवर्ड लिखा उसका। अच्छा। हाँ, और पीयूष भाई, पीयूष मिश्रा, स्वानंद किरकिरे, इन लोगों ने ब्लर्ब्स लिखे, कुछ ऐसे करके अच्छा पेश हो गई किताब। चलो, लड़कियों को नया मिली सही, बट ये हाँ, मैंने उसमें लिखा भी है, डेडिकेटेड टू यू, समर्पित तुम्हें। अब जिसके हाथ में है वो समझ ले। बट वो ये नहीं समझ पाएगी वो दूसरी वाली किसके लिए से। अच्छा, ज़रा आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, तो सोशल मीडिया पे पहले तो आपका सोशल मीडिया की थोड़ी बात करेंगे। मैंने अभी देखा था, आप जब लंदन में थे, आप वो DDLJ के स्पॉट पे जाके आपने एक रील बनाई थी। अरे मैं कबूतर देखने के लिए गया था, मैं तो कबूतर को खिलाऊंगा दाना वाना, वहाँ कबूतर बंद कर दिए गए। हाँ, और वो लगा हुआ था, तो मुझे लगा यार ये तो बड़ा धोखा हो गया इतनी दूर आके। तो मैं एक्चुअली वो देख रहा था, मेरे को लगा था आपका इतना अच्छा कॉमिक साइड भी है जो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग अभी तक शायद ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं हुआ है। हाँ, मैं थिएटर में मैंने बहुत कॉमेडी की है। अच्छा। और मुझे वो पसंद है, मतलब मेरे जो कैरेक्टर हैं उनसे मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ। हर समय मुझे हंसी मजाक की पसंद है, सीरियसली रहना पसंद नहीं है। तो वो एक पहलू है मेरा, लेकिन अभी एक्सप्लोर नहीं हुआ। एक सीरीज़ की अभी मैंने, जो पता नहीं कब आएगी, जो कॉमेडी है। 1-2 काम किए हैं, जिसमें था, एक फिल्म की थी कॉमेडी कपल, ZEE5 पे है। और एक अभी सीरीज़ की है जो कॉमेडी है। तो हाँ, वही, ऐसा क्यों, मतलब क्या ये कॉमेडी रोल्स इतने ना करना लेते नहीं लोग यार। क्यों फिर? पता नहीं, उनको लगता है मैं सीरियस हूँ, या एक बार जो क्योंकि मेरा ह्यूमर वैसा वाला है ना, डेड पेन ज़्यादा चुपचाप वाला है, तो इस वजह से लोगों को नहीं ख्याल। जो मुझे जानते हैं वो जानते हैं, तो होपफुली लोग मुझे लें। नहीं, मैं न्याय करूँगा। लीजिए मुझे। तो सर, इंस्टाग्राम पे मैं वापस आता हूँ। तो इंस्टाग्राम पे आजकल के टाइम पे हमारे लिए इंस्टाग्राम भी एक ज़रिया बन चुका है काम मिलने का, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुका है। एंड थोड़ा सा अब उसमें क्या हो गया कि फॉलोइंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गई है बहुत केसेस में दैन उनका क्राफ्ट या एक्टिंग। तो अब आपको क्या लगता है कि ये जो पूरा ट्रेंड चल रहा है अभी कि फॉलोअर्स होने चाहिए या इंस्टाग्राम पे फेमस होना चाहिए इंसान, एज अ क्राफ्ट कहीं वो थोड़ा लूज़ हो रहा है, मिस आउट हो रहा है वो वाली चीज़ जो एसेंस होती थी पहले? इस पे कुछ कहना है सर? हाँ, मतलब आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हों तो अच्छी बात है, लेकिन इसकी वजह से आपको काम मिले तो मुझे समझ में नहीं आता। आपको आपके टैलेंट की वजह से काम मिलना चाहिए। अगर आपके फॉलोअर्स ज़्यादा हैं तो वो एक एडेड चीज़ है, आपके लिए प्लस है वो। तो पता नहीं, लेकिन करिए ना, अच्छा क्यों नहीं है। अब जो ज़माना है उस हिसाब से लड़ना पड़ेगा। हाँ हाँ, सही बात है ना। मैं तो फेसबुक में रहता था, तो मेरे घर के जो भतीजे भांजियाँ जो बच्चे हैं ना, वो कहते थे चाचा इस पे आ जाओ, इंस्टाग्राम पे आप आ जाओ। तो इंस्टाग्राम मैंने ऐसे बना के रखा था, फॉलोअर कुछ नहीं थे, 300-400 होंगे। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है, मैंने कहा चलो आता हूँ। फिर उन लोगों को हरा दिया मैंने। हाँ, और सब पीछे छूट गए वो। आप तो प्रॉपर रील ऐसे बनाते हो, देख के अपने देखे सारे फॉलोअर और सब में हरा दिया उनको। आए तो क्या है। हाँ, तो ये क्या, तो चैलेंज लो। तो एक
ऐसी क्वेश्चन, अगर आपको कभी किसी की बायोपिक करने का मौका मिले, ऐसा कोई इंसान कि मेरी हमेशा से इच्छा है ये कि मैं बायोपिक जिनकी करूं, लेकिन मुझे मालूम है कि उसमें मुझे कभी कास्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि मैं उनसे बिल्कुल ही मैच नहीं करता हूं। अच्छा। लेकिन मैं बायोपिक, मुझे ये इच्छा है, लेकिन वो इच्छा पूरी नहीं हो सकती, मुझे मालूम है। मैं खुद बना रहा हूं तो मैं खुद को कास्ट नहीं करूंगा, कोई दूसरे का तो छोड़ ही दो। तो इच्छा अगर के वो तौर बायोपिक पे- मैं बनाऊं हाँ, तो भी मैं खुद को कास्ट नहीं करूंगा, चाहे मेरी इच्छा सही मेरी इच्छा है, लेकिन मुझे मिलेगी नहीं, ये मालूम है। वो किशोर कुमार, क्योंकि मुझे वो बहुत ही पसंद है। मेरे को लगता है कि जैसे चार्ली चैपलिन पूरी दुनिया में महान एक्टर हैं, वैसे हमारे एक संपूर्ण कलाकार थे किशोर कुमार इंडिया में। उनसे बड़ा कलाकार कोई नहीं है, जो हर विधा में अच्छे थे। और अगर लेकिन मुझे कोई कास्ट नहीं करेगा, मैं खुद नहीं करूंगा अगर फिल्म बनाऊं तो। और अगर आपके ऊपर बायोपिक बनानी हो तो आपको क्या लगता है आज के टाइम में ऐसा कौन सा एक्टर है जो मेरे ऊपर अपने पैसे वेस्ट ना करें। नहीं, बायोपिक अगर बना बनानी के। हो, अगर बनानी हो। कोई बिल्कुल किसी मैं ये कहूंगा कि कोई ना बनाए मेरे ऊपर कभी भी बायोपिक। सर, आपने जो चांद पे चाय का किस्सा बताया, वो एक फिल्म है अपने आप में, इतने सारे आपने... ये तो हर एक के पास है। देखिए, हर इंसान की जिंदगी है ना एक बायोपिक है। बस ये है कि वो उसको कितनी शिद्दत से जीता है और कितनी शिद्दत से सुनाता है। हर आदमी की ज़िंदगी इतनी इंटरेस्टिंग है, और मैं तो हमेशा आम जो भी मिलता है उससे इंटरेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि ज़िंदगी और आर्ट और एक्टिंग के सारे गुण छिपे हुए हैं आम इंसानों से बातचीत में। फिल्में देखने में नहीं छिपे हुए मेरे हिसाब से। फिर आप रिपीट करते हो ना, तो योर आर्ट शुड हैव रेफरेंसेस फ्रॉम लाइफ, नॉट फ्रॉम द आर्ट। तो जिंदगी हर एक की इतनी इंटरेस्टिंग है, तो किसी की भी बनाई जा सकती है बायोपिक। मेरी बायोपिक कोई देखेगा नहीं। चलिए देखते हैं। और आपने किशोर कुमार का नाम लिया, तो उसी पे एक क्वेश्चन है कि अगर आपकी लाइफ का या पर्सनली एक गाना आपको चूज करना पड़े कि ये मेरा गाना है, मतलब इन द सेंस कि आप उससे बहुत रिलेट करते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है मेरे लिए। आपने स्माइल किया, कुछ तो आया था दिमाग में आपके? नहीं, मुझे क्योंकि मुझे यूँ है कि किशोर कुमार का कोई भी गाना बजा दो मेरे लिए, मैं पूरी ज़िंदगी सुनता हुआ रह सकता हूँ। तो बस खाली लूप पे एनी सॉन्ग ऑफ किशोर कुमार इज़ मतलब माय फेवरेट, इज़ माय मोस्ट फेवरेट सॉन्ग। ऐसा पर्टिकुलर कोई गाना नहीं है, सच में नहीं है। मैं थोड़ा इस मामले में बोरिंग हो जाता हूँ। मुझे जब भी कोई पूछता है ना ये क्या पसंद है, वो क्या पसंद है, तो वो मैं कंफ्यूज हूँ। मुझे नहीं मालूम है क्या पसंद है मुझे, क्योंकि मैं फिक्स नहीं करना चाहता चीज़ें, तो पसंद बदलती रहनी चाहिए ना। इसलिए कहीं मैं वो अटका हुआ महसूस होता है मुझे। इसीलिए एम्बिशन, बहुत एम्बिशियस होना भी ना मुझे एक तरह का फासिज्म लगता है। फासिज्म? हाँ, क्योंकि अगर किसी एक चीज़ के लिए जी जान से आप लगे हुए हो ना, तो कितनी घटिया बात है। जिंदगी के मीनिंग बहुत बड़ा है ना, क्या पता क्या लिखा हो। मतलब इट्स लाइक अगर हैविंग एन एम्बिशन इज लिमिटिंग योर सेल्फ, यू डोंट नो क्या लिखा हो आपकी जिंदगी में, तो ओपन रहना चाहिए। इच्छा हो रही है ये करते हैं, कुछ और लगा तो कुछ और कर लेंगे। नहीं, काफ़ी रिफ्रेशिंग थॉट है। हाँ, मतलब ये ऐसे मैं सोचता हूँ। वाओ, मैं तो उसी पे स्टक हो गया। एम्बिशन इज लाइक फैसिज्म। अच्छा है काफ़ी, ये हमारा टाइटल हो सकता है यूट्यूब वीडियो का। तो सर, ऐसे कोई को स्टार्स जिनके साथ आप ऑलरेडी काम कर चुके हो, जिनके साथ काम करने में आपको काफ़ी ऐसा एज एन एक्टर बहुत अच्छा महसूस हुआ? एज एन एक्टर देखो, शिबा के साथ काम करना मुझे हमेशा मज़ा आता है। और हम लोगों ने मतलब 2 तो बड़ी सीरीज़ की हैं, जैसे बंदिश बैंडिट के 2 सीजन्स, मिर्ज़ापुर के 3 सीजन्स, जिनमें हम लोग हस्बैंड वाइफ बने, तो एक तरह से 5 हो गए ये। हाँ। उसके अलावा भी हमने एक फ़िल्म की पगलैट, और एक आध एड फिल्म की, एक और फिल्म की खुदा हाफिज़। तो शीबा के साथ हमेशा बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शीबा
इतनी क्या कहना फ्रेश हैं और इतनी माइक्रोस्कोपिक काम करती हैं कि वो आपको एज एन एक्टर हमेशा उनके साथ ऑन द टोज रहना पड़ता है कि कभी भी वो क्या कर देंगे, आपको हमेशा जागृत रहना पड़ता है हमेशा। तो आपके अगर आप बोलो इंडस्ट्री से जेन्युइन फ्रेंड्स, अगर किसी का आप नाम ले सकते हैं। जेन्युइन फ्रेंड्स मतलब जो बहुत अच्छे दोस्त बन गए हो अलॉन्ग द वे। नहीं, हम लोग पहले के ही दोस्त हैं ना। अनूप सोनी, हम लोग क्लासमेट्स थे, तो अच्छे दोस्तों में तो अभी तक अनूप सोनी, आदिल हुसैन, हरीश खन्ना यही हैं जो अभी तक साथ में शुरू किया था। हाँ, अभी जैसे गुलशन के साथ, गुलशन देवैया के साथ मुझे बड़ा अच्छा लगा एक काम कर रहे थे हम लोग। तो ऐसे करके बहुत सारे एक्टर्स हैं यार जो हमेशा लगता है कि सब लोग बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं और अभी बदलाव आया लोगों में ना, सोच को लेके, एक्टिंग को लेके। और अगर आप अपने आप की ही 20-21 साल के वर्जन से मिलते हैं तो आप उनको क्या सलाह देना चाहेंगे फिर आज कि आप सही किया जो किया? मतलब मैं सलाह देने लायक ही तब होऊंगा उसको जब मैं मानता हूँ कि उसने सही किया होगा, तभी मैं सलाह देने लायक हुआ कि मतलब हाँ वो भी सही बात है। वो 21 साल वाला को मैं सलाह देने लायक हुआ, इसका मतलब 21 साल वाले ने ठीक काम किया था। तो सर आपने एनएसडी पे जो सारी टेक्निक्स, एक्टिंग टेक्निक्स सीखी, आज जब आप काम करते हो तो क्या आप वो कॉन्शियसली वो टेक्निक्स को अप्लाई करते हो या फिर आपका एक नया अप्रोच है जिसको आप अब ओवर द इयर्स आपने कुछ नया अप्रोच बनाया अपने लिए? तो कैसे आज प्रोसेस कैसा रहता है? देखिए, एनएसडी में जो सीखा उससे पहले भी कुछ सीखा, उसके बाद बहुत कुछ सीखा, तो वो सबका एक निचोड़ होता है। तो अल्टीमेटली यू हैव टू डेवलप योर ओन मेथड, है ना, जो मेरे लिए काम करता है। किसी का कुछ हिस्सा, किसी का कुछ हिस्सा, और वो सारा मेथड टेक्निक सीखने के बाद उसको आपको अपना सेकंड नेचर बनाना होता है ना, कि वो कॉन्शियसली करने की ज़रूरत ना पड़े। जैसे आप जब कार चलाना सीखते हैं तो आप ख्याल रखते हैं ना, क्लच दबाऊंगा, गियर बदलूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, और पेडल का क्या कॉम्बिनेशन होना चाहिए, किस तरह से होगा। लेकिन जब आप सीख जाते हैं उसके बाद वो आपका सेकंड नेचर होता है। आपका ध्यान आपका रोड पे होता है, उस पे नहीं जाता, शुरू में जाता है जब तक आप वो ढूंढ रहे हो। हाँ, जब तक ढूंढ रहे हो, तो वो सेकंड नेचर हो जाना चाहिए। तो आपने जो भी सीखा है वो सेकंड नेचर हो जाना चाहिए। टेक्निक और जो बेसिक्स सीखा हुआ है वो हमेशा याद रखना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए, लेकिन वो इट शुड बिकम योर सेकंड नेचर ऑल्सो। वो काम आता है जब आपकी गाड़ी खराब हो जाए या जैसे कोई सीन अप्रोच नहीं कर पा रहे, नहीं समझ में आ रहा, नहीं हो रहा, तब आप टेक्निक याद करते हो और उसको कॉन्शियसली अप्लाई करने की कोशिश करते हो। अदरवाइज तो आपका सेकंड नेचर हो। लेकिन एक प्रोफेशनल एक्टर की ये पहचान है कि हमेशा एक सर्टेन लेवल की परफॉर्मेंस की गारंटी है उससे, और वही चाहिए। तो सर जो मेथड एक्टिंग होती है, जब मैं ड्रामा स्कूल में बाहर ट्रेन हो रहा था तो वहाँ पे हमें टीचर्स ने बताया था कि ड्रामा स्कूल्स ने उस पर्टिकुलर अप्रोच को हटा दिया उधर के हिसाब से, बिकॉज उनको लगा है कि ये अप्रोच सही नहीं होती एज एन एक्टर। मतलब देन तुम जैसे आपने बोला कि उसको प्रोफेशनल तरीके से नहीं कर रहे, जो पूरा मेथड फॉलो करते हैं, जो ट्रेडिशनली बहुत बड़े बड़े एक्टर्स फॉलो करते थे बाहर। तो आप कुछ फॉलो करते हैं मेथड एक्टिंग, या आपका क्या टेक है इस चीज़ पर? जो मैं कोई ऐसा कोई नहीं है कि कोई मेथड एक्टिंग, कोई पर्टिकुलर मेथड एक्टिंग ही फॉलो करता हूँ, क्योंकि मैं इंडियन एक्टर हूँ। मेथड एक्टिंग डेवलप हुई किसी दूसरे देश में, दूसरी परिस्थितियों में, है ना, तो वो वहाँ के लोगों के लिए ज़्यादा कारगर होगी। लेकिन हाँ, उसके बहुत सारे सिद्धांत हैं जो काम आते हैं आपके। जो मैं कह रहा था कि आपको अल्टीमेटली अपना एक मेथड डेवलप करना पड़ता है। सो दैट वे इट इज़ अ मेथड एक्टिंग, बट इट इज़ अ मेथड डेवलप्ड बाय यू, जिसमें आपने सब किसी का ले लिया है। किसी की कोई चीज़ काम आ रही है, किसी की कोई चीज़ काम आ रही है, कभी कोई चीज़ काम आ रही है, कभी कोई चीज़ काम आ रही है, और वो अपने आप होने लगता है अनुभव के साथ। तो जस्ट एक ऐसी फन नोट पे क्वेश्चन, ये
कभी आपको ऐसा मन किया है कि मतलब ऐसे बिल्कुल ओवर द टॉप, जैसे रोहित शेट्टी की फिल्में होती है, गाड़ियों पे एंट्री, करण जौहर की फिल्में प्रॉपर ऐसे रॉकी रानी की तरह ऐसा एंट्री करके ये वाले रोल्स करने का आपका कभी ऐसे खुद से मन किया? ऐसे खुद से मन तो नहीं किया, लेकिन करूँगा तो अच्छा लगेगा मुझे, ऐसा लगता है। तो ये भी एक शौक है, कुछ अच्छे कपड़े पहनने को मिले। हाँ, बाहर हेलीकॉप्टर पे जाके भागने को मिले, ऐसे हाँ, कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि वो टफ काम है, एक दो बार इस तरह का कुछ किया है मैंने, तो थोड़ा मुश्किल है वो। तो जो हम एक्टर्स ये बार बार बात करते रहते हैं ना, ऐसा कमर्शियल आया वो क्या है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो भी टफ काम है, उसकी अलग स्किल सेट है उसका, जो आपको डेवलप करना है। मुश्किल काम है वो, उतना कन्विक्शन होना अपने आप में बहुत मुश्किल है ना। इसीलिए बच्चन साहब ग्रेट एक्टर है ना, कि वो उतने ही कन्विक्शन से वो भी गाना गाते हैं कि पड़ोसन अपनी मुर्गी को रखना संभाल, मेरा मुर्गा हुआ है दीवाना। जितनी कन्विक्शन के साथ वो पिंक करते हैं या पीकू करते हैं या है ना कोई भी फिल्म करते हैं। आपको घूमने का शौक है सर? नहीं, मैं आई एम मेंटल नोमैड। मेंटल नोमैड, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। दिमाग से घूमता हूँ मैं दुनिया में, अपने आप में मुझे मतलब घूमने का मौका मिल जाता है मुझे काम की वजह से, लेकिन मुझे कोई शौक नहीं है घूमना। मुझे अपने विचारों में घूमना अच्छा लगता है, इसलिए मानसिक क्या कहना जिप्सी हूँ। किताबों के थ्रू हो चाहे किसी भी थ्रू हो, मतलब एक इनर जर्नी, दो तरह की जर्नी ली जा सकती है ना। एक तो पूरी दुनिया घूम लो और खुद को जान लो, एक खुद के अंदर घूम लो और खुद को जान लो, ये यात्रा तो वही है। कोई ऐसा आपका लिखा हुआ कोई कविता या ऐसा कुछ जिसकी आप 2 लाइनें हमें सुना सकते हैं, या जितना मर्जी आप सुना सकते हैं कुछ ऐसा इस सब्जेक्ट से रिलेटेड या कुछ भी जो आपके दिल के बहुत करीब हो? मैंने आपको देखा था, आपने कपिल शर्मा में 2-3 लाइनें सुनाई थी अपनी कविता। हाँ, एक कविता सुनाई थी मैंने, जो काफ़ी थोड़ी दुखियारी कविता है ना, लोगों को अच्छी लग गई वो। बहुत बहुत अच्छी थी, बहुत जगह लोगों ने सुनी, वो बहुत रील्स देखे मैंने इंस्टाग्राम पे उसके। तो कुछ ऐसा हमारे लिए भी सर। अब ऐसे एक झटके से मेरे को कविताएं याद नहीं रहती अपनी, क्योंकि मैं कोई वो मंच वाले कवि होते हैं ना जो सुनाते रहते हैं, वैसा है नहीं है, तो मेरे को ऐसे याद नहीं रहती। तो अभी याद आएगी तो सुना दूंगा। ठीक है, थोड़ी देर में आप बता देना जब भी आपको ऐसा लगे। और सर बस हमें जब मैं थिएटर कर रहा था उस टाइम पे हमें ये सिखाया करते थे कि मैं स्ट्रीट थिएटर से शुरू किया था, तो स्ट्रीट स्टेज और जो हमारे फिल्मों की एक्टिंग होती है उसमें सिखाया नहीं था। ये भी एक डिबेटेबल टॉपिक था उस टाइम पे कि वो अलग होती है। तो और साइमल्टेनियसली अगर यहाँ भी देखें तो टीवी शोज़, कमर्शियल सिनेमा, OTT, इन सब के जो एक्टिंग का टोनैलिटी है वो बहुत अलग अलग जगह से आता है। तो इन सब चीज़ों को एज एन एक्टर आप कैसे मैनेज कर सकते हैं एक नए अपकमिंग आर्टिस्ट के लिए? वो क्या करना चाहिए कि हर चीज़ में वो किसी तरह पॉलिश्ड रहे या उस चीज़ की तरफ बेटर होते रहे? एडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, ओपन होना चाहिए एक्टर को। तो वैसे भी ओपन होना चाहिए ना, कि किसी भी सिचुएशन में अपने आप को ढालना या ढल पाना उस सिचुएशन में, उस कैरेक्टर में, किसी में और किसी भी जॉनरा में, है ना। अभी हम लोग बैठ के यहाँ बात कर रहे हैं, 2 लोग इतनी करीब बैठे हैं और इस तरह से कैमरा प्लेसमेंट है, इसमें हम अलग टोन में, अलग टोनैलिटी है, अलग जेस्चर है। और यही हम दोनों ऐसे ही बैठे होते और इस किसी ऑडिटोरियम में बैठे होते और बहुत सारी जनता होती है ना, तो हम बात यही करते, कंटेंट यही होता, लेकिन हमारे बातचीत करने का तरीका बिल्कुल अलग होता। और यही हम दोनों बैठे होते और कैमरा नहीं होता, लेकिन बात यही करते तो भी अलग होता। तो सिर्फ ये अवेयरनेस अपनी सराउंडिंग की और उसका इंटेंट क्या है, कहाँ पहुँचना है, 1000 लोगों तक पहुँचना है, 2 लोगों तक पहुँचना है, अकेले बैठ के बात कर रहे हैं, यही तो फ़र्क है। और उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं, वो अपने आप फ़र्क लाएगा। जो भी मेरे जेस्चर इतने से हैं, वो 1000 ऑडियंस होती तो बड़े होते,
और बोलने का टोन भी थोड़ा ऊपर होता, क्योंकि इतने लोगों को कम्युनिकेट करना है। और कोई फर्क थोड़ी है, अंदर की सच्चाई वही है, बात वही है। यही एक्टिंग में फ़र्क है। जब नुक्कड़ नाटक कर रहे हो आप, स्ट्रीट प्ले कर रहे हो, तो चारों तरफ ऑडियंस है ना, है ना। और कंटेंट क्या है, वो नारेबाजी है ना। किसी एक इश्यू पे बात कर रहे हो आप ज़्यादातर ना, हाँ, तो वो एक अलग तरह से होगा। और वही चीज़ आप एक ऑडिटोरियम में कर रहे हो तो फिर बदलेगा। एक तो चारों तरफ ऑडियंस नहीं है, एक स्क्रिप्ट के टोनैलिटी में भी बदलाव आएगा, है ना। ऐसे करके ये बदलाव है जिसके लिए एक्टर को अवेयर होना है। सिर्फ एक्टिंग में कोई बदलाव नहीं है, एक्टिंग के सिद्धांत वही रहते हैं, एक्टिंग की बात वही रहती है, बस कहाँ पे किन परिस्थितियों में कितना थ्रो है, कहाँ पे है। जैसे आपने कहा वो सच्चाई वही रहती है। हाँ। आपका कोई फेवरेट जॉनर? नहीं, कोई भी नहीं। मतलब मेरा यही है कि जो मिले उसको कितना आप उसमें घुस सकते हो। मतलब घुस सकते हो उससे तात्पर्य ये है कि कितना उसको अपना बना सकते हो। और आप थिएटर करने का अगर मौका मिले आप करोगे अभी इस स्टेज पे वापस? नहीं, करना तो चाहता हूँ, लेकिन अभी फ़िलहाल मतलब थिएटर इतने 12 साल की उम्र से कर रहा हूँ और अभी कुछ सालों से नहीं कर रहा बस। तो ज़रूर करूँगा, सोच रहा हूँ एक प्ले, सोलो प्ले करने का। अच्छा। मौका मिला तो जल्दी। और कुछ आप सुनाने वाले थे? कुछ ऐसा याद नहीं आ रही है। एक कविता, पता नहीं अब यहाँ पे है कि नहीं, कि बूढ़ा हूं मैं पानी जितना, सागर जैसा चौड़ा सीना, ओस बूंद सा जीवन मेरा, अश्रु कमाई प्यार पसीना। यही है, मतलब ऐसे ही फिलोसॉफिकल। इसका थॉट प्रोसेस क्या था? थॉट प्रोसेस ये है कि यार हम लोग, पानी कितना सबसे बूढ़ा कोई चीज़ है, पानी है ना। जीवन किससे चलता है, तो हम लोग मतलब हमारी लाइफ तो पानी की तरह है ना। और सबसे उतनी ही उम्र दराज है हम, उतने ही एजेड हैं हम, पानी जितने हैं ना, है ना। दारू तो 12 साल हो गई, 18 साल हो गई, हम तो पृथ्वी बनी जब से है ना, इतना पुराना नशा है। और तो बूढ़ा हूँ मैं पानी जितना, और दिल बड़ा रखना चाहिए, सागर की तरह चौड़ा सीना। और हमारी लाइफ बहुत ही, क्या कहना, क्षणभंगुर है, बिल्कुल ऐसी, बहुत ही वल्नरेबल है, छोटा सा टूट जाएगी। ओस बूंद जितना, एकदम माइक्रोस्कोपिक, एक इतना कमज़ोर चीज़ है, वैसी जीवन वैसा है हमारा। और जीवन में दर्द है तो आंसू है कमाई, और प्यार है मेहनत पसीना। प्यार करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और वो प्यार सिर्फ स्त्री पुरुष का नहीं है। हाँ हाँ। हर चीज़ से प्यार, उसमें एफर्ट लगता है, क्योंकि डिस्ट्रक्टिव चीज़ अपने आप होती है ना, और कंस्ट्रक्टिव चीज़ के लिए एफर्ट लगता है। गिलास टूट अपने आप जाती है, उसमें कोई एफर्ट नहीं लगता, बनाने में लगता है। आइडियली मैं यहीं पर बोल देता कि इसी नोट पे एंड करते। मेरी बातें थोड़ी फिलोसॉफिकल चली जाती नहीं, है, क्या करूं सर, अच्छी बात है। मैं तो एक्चुअली, आप बता नहीं रहे हो, बट इतना सब कुछ सोचने के पीछे पता नहीं, या तो इतने एक्सपीरियंसेस होते होंगे कि क्या होता होगा कि इतना इंसान हर एक चीज़ के बारे में इतना जब डिटेल पे सोचता है, तो ये एक्सपीरियंसेस से ही आते हैं ये थॉट्स। हाँ, मतलब जिंदगी जीते रहे और आते गए। अब पता नहीं, ये अपने आप ही हुआ है, मैंने कोई इसके लिए कोई प्रयास, वो एफर्ट नहीं किया। अपने को खोजना है ना, असली में अपने को खोजना है। अपने को खोजने का मतलब ये नहीं है कि मैं क्या करूँगा, मैं क्या चीज़, मेरे जो अंदर बुलबुला मेरा क्या उठ रहा है, जो सच्चा है, उसको जल्दी से जल्दी पहचानना ना। ऊपर आते आते कंडीशनिंग होती जाती है, और वो प्रभावित होके होता है एक्शंस। नहीं समझा पाया? समझ गया, नहीं समझ गया।
नहीं एक्चुअली मैं अपने में रिलेट करने लग गया था, मैं सोच रहा था अपने बारे में। हाँ चलिए सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। दोस्तों मेरा नाम राजेश तेलंग है, मैं एक एक्टर हूँ और मैं आपसे ये इल्तिजा करता हूँ कि माइलस्टोन 101 को सब्सक्राइब करें, उसके बाद उसमें क्या क्या है देखें, उसको लाइक करें, उसको शेयर करें। और थिएटर टॉकीज़ को भी, इनका चैनल है। हाँ थिएटर टॉकीज़ को भी करें, हम लोग रेगुलरली कुछ कर नहीं पाते हैं, लेकिन फिर भी उसमें आपको अभी भी बहुत सारा मसाला मिलेगा देखने के लिए।